नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ एक नई पाठ्य सामग्री के साथ और हमारा विषय है संस्कृत। संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र एवं वर्ण विचार। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। हमारा प्रकरण है माहेश्वर सूत्र एवं वर्ण विचार। सर्वप्रथम मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे किसी भी भाषा का जो व्याकरण है, कोई भी भाषा है, तो उस भाषा को सीखने से पहले हमको उसका व्याकरण सीखना बहुत अनिवार्य है। जैसे अगर हम अंग्रेजी भाषा सीखते हैं तो उसकी हमें वर्णमाला जैसे ABCD सीखनी पड़ती है। उसके बाद अगर हम हिंदी भाषा सीखते हैं तो हमको छोटा बड़ा सीखते हैं। ऐसे ही अगर हम संस्कृत भाषा का व्याकरण सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको माहेश्वर सूत्र पढ़ लेने चाहिए या उनका अध्ययन कर लेना चाहिए। तो यही सोचकर मैं आप लोगों के समक्ष इन माहेश्वर सूत्र और वर्ण विचार को लेके आई हूँ। तो पहले हम माहेश्वर सूत्र के विषय में जानेंगे। तो माहेश्वर सूत्र यानी कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। तो पाणिनि मुनि यानी कि संस्कृत भाषा में 3 मुनि हैं, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। तो पाणिनि मुनि ने भगवान शिव की पूजा की यानी कि उपासना की और उन्होंने प्रसन्न होकर अपना डमरू 14 बार बजाया और उससे जो ध्वनि निकली उसी से ये माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। तो माहेश्वर सूत्र क्या है? ये संस्कृत की वर्णमाला है, यानी कि इसमें ही संस्कृत के जितने भी वर्ण है इसी में समाहित है। तो हमको इन 14 माहेश्वर सूत्रों को याद कर लेना चाहिए। इससे ही हम प्रत्याहार, संधि ज्ञान और वर्णों के उच्चारण स्थान ये सब सीखेंगे। इसके लिए हमको क्या करना है? सर्वप्रथम हमको माहेश्वर सूत्र याद कर लेने हैं। तो हम इनको कैसे पढ़ेंगे? तो जैसे पहला, तो सर्वप्रथम हम इनका उच्चारण करना सीख लें। तो पहला सूत्र है हमारा अयुड़। हम इसको बोलेंगे अयुड़, अयुड़। री ऋक ए ओं ए औच है वरट लड़ यमंगणम झवय घड़धस जबगड़दस ख फ छ ठ च ट तव कपय सस सर हल। आशा करती हूँ कि आप इनका उच्चारण कर पाएंगे। एक बार फिर हम इनका उच्चारण करते हैं। अयुड़, रीदृक, एओं, एओच, है वरट, लड़, यमंगणम, झवय, घड़दस, जबगड़दस, खप छठ, थ चट तव, कपय ससर हल। यानी कि हर एक वर्ण का उच्चारण होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोग भी इसका सही से उच्चारण कर पाएंगे और इनको याद करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप संस्कृत व्याकरण सीखना चाहते हैं तो ये 14 माहेश्वर सूत्र याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम वर्ण एवं प्रत्याहार। तो सब प्रत्याहार हम बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले हम वर्ण विचार पढ़ लेते हैं। तो वर्ण क्या है? वर्ण आप जैसा कि आप लोगों ने मेरी हिंदी की क्लास ली होगी तो उसमें भी आपने वर्ण विचार पढ़ा होगा और आप एक बार फिर पढ़ लीजिए जिससे आपको और कंठस्थ हो जाएगा। जो अभ्यर्थी हिंदी की क्लास नहीं लिए हैं तो वो संस्कृत की क्लास में इस वर्ण विचार को सीख लें। तो आइए वर्ण विचार यानी कि वर्ण का क्या अर्थ है? वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। आपको भ्रमित नहीं होना है कि अक्षर क्या है, वर्ण क्या है और
अक्षर और वर्ण को तो हम जानते हैं, लेकिन ध्वनि भी एक तरह से वर्ण है, यानी कि वर्ण को ही हम ध्वनि कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो अक्षर अथवा ध्वनि मुख से निकली हुई उच्च छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसका और विभाग यानी कि विभाजन ना हो सके, यानी कि किसी भी वर्ण का हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो और उससे छोटी यानी कि वर्ण के बाद ही शब्द बनता है, शब्द के बाद ही वाक्य, या समझ लीजिए वाक्य, शब्द और फिर वर्ण, इससे और छोटी कोई ध्वनि, अक्षर या वर्ण है ही नहीं। फिर जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, त, प इत्यादि, यानी कि सारे वर्ण। तो आप समझ गए होंगे वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। आगे चलिए, संस्कृत में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, यानी कि हिंदी में या संस्कृत में वर्ण दो ही प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे, स्वर या और व्यंजन। तो सर्वप्रथम हम क्या पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे, है ना। तो स्वर, स्वर यानी कि स्वर भी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो संस्कृत में स्वर को हम क्या कहते हैं, अच। अच ये क्या है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और व्यंजन को हम क्या कहते हैं, हल। तो पहले आप ये सीख लीजिए, स्वर को हम अच कहते हैं, व्यंजन को हम हल कह देते हैं। तो स्वर, अब स्वर क्या है कि जिन वर्णों में हमें किसी और दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, तो वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। यानी कि स्वर क्या है, स्वतंत्र है, उन्हें किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं है, उनका उच्चारण करने में हमें किसी और दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप में है, क्या है, स्वतंत्र है। और उनके कितने प्रकार होते हैं, उनके 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यानी कि वर्ण के 2 प्रकार हो गए, स्वर और व्यंजन। अब हम स्वर के भी प्रकार पढ़ेंगे। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा और प्लुत माने उससे भी बड़ा। तो आइए, ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा का अर्थ है जैसे अ क्या है, एक मात्रा, ठीक है। अ के बोलने में जितना समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर, यानी कि अ की मात्रा के बराबर, ठीक। अब जैसे अ, ई, उ, ऋ और लिड़ी, ठीक है, ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। आप ये भी समझ लीजिए कि ये 5 ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, यानी कि आ का मतलब समय लगे, 2 गुना समय लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आप दोनों की तुलना करके देखिए, उच्चारण करके देखिए, अ, ई, उ, और इसमें दोनों में 2 गुना समय लग रहा है ना। तो ये ह्रस्व स्वर हो गया और ये दीर्घ स्वर हो गया। अब आइए प्लुत स्वर, यानी कि जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, यानी कि आ को 3, मतलब आ को बोलने में हमको 3 गुना समय लगे, वो क्या होता है, प्लुत स्वर होता है, ठीक है। जैसे ओम, तो ये 3 का अक्षर जो बना है, इसका मतलब है ओ, मतलब हम आ को बोलने में 3 मात्रा का समय ले रहे हैं। तो हमारे कितने स्वर विभाजन में कितने प्रकार के स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
जैसा कि आज हमने माहेश्वर सूत्र और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण क्या है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो पहले हम माहेश्वर सूत्र इनको याद करेंगे, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होंगे हम अपने आगे का क्लास अच्छे से नहीं ले पाएंगे। क्योंकि माहेश्वर सूत्र याद होंगे तभी हम संधि, प्रत्याहार और जो भी है सब कुछ इसी वर्णमाला पर आधारित है। इसलिए आपको ये 14 माहेश्वर सूत्र याद कर लेने चाहिए। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे, अनुस्वार पढ़ेंगे, अनुनासिक पढ़ेंगे, प्रत्याहार पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि हमको माहेश्वर सूत्र याद कर लेना और ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है ये भी जान लेना है, और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और स्वर में ह्रस्व स्वर में कितने वर्ण आते हैं, दीर्घ स्वर में कितने वर्ण आते हैं, ये भी आप लोगों को याद कर लेना है। क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि दीर्घ स्वर में कितने वर्ण हैं। जब तक आपको याद नहीं होगा तो आप सही आंसर नहीं दे पाएंगे। ह्रस्व स्वर में कितने वर्ण होते हैं अगर आप ये याद नहीं करेंगे, क्योंकि ह्रस्व स्वर में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसको याद करिए, इसका रिवीजन करिए। मैं नियमित रूप से आपके सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाऊंगी और आप इस क्लास का लाभ ले सकेंगे, लेकिन आपको याद करना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो आप लोग नियमित रूप से हमारा चैनल आज के बीसी गुरु और इसको सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर हिंदी की क्लास पढ़नी है तो आप हिंदी की क्लास भी